कहानी का नाम है नन्हे आर्थर का सूरज। दादी को पतझड़ से कोई लगाव नहीं था, जबकि नन्हे आर्थर को पतझड़ में बेहद मजा आता था। दादी को पतझड़ इसलिए नापसंद था क्योंकि पतझड़ के साथ आती थी बारिश, और बारिश से दादी के पैरों के जोड़ दुखने लगते थे। आर्थर को पतझड़ बेहद पसंद था। पतझड़ कितनी ही बढ़िया चीजें लाता था, आड़ू और अंगूर, नाशपाती और सेब, और मां इन फलों से तरह तरह के विटामिन बनाती थी। पतझड़ की हर सुबह मां पिताजी से कहती, जाओ बाजार से कुछ सेब और अंगूर ले आओ, देखो आर्थर को अब विटामिनों की जरूरत है। तब पिताजी बाजार जाते और वहां से कुछ सेब, नाशपाती, अनार और साथ में और बहुत कुछ ले आते। नन्हे आर्थर को तभी तो पतझड़ से इतना गहरा प्रेम था। दादी को नहीं, दादी को विटामिनों की जरूरत नहीं थी। बड़ी उम्र के लोगों का अक्सर विटामिनों के बिना ही काम चल जाता है। बड़े लोग आड़ू, अंगूर और नाशपाती खाते अवश्य हैं, परंतु वो उन्हें सिर्फ अपने मजे के लिए खाते हैं। बड़ों के लिए तो वे केवल आड़ू, अंगूर और नाशपाती है, ना कि विटामिन। बाहर बारिश गिर रही थी और अंदर दादी खाट पर पड़ी थी। वो अपने पैरों को दबा रही थी और हल्के हल्के करहा रही थी। आर्थर उनके पास गया। दादी, क्या तुम मुझे सुन रही हो दादी? उसने पूछा। क्या बात है बेटा? दादी ने कहा। क्या तुम्हारे पैर में फिर दर्द है? उसने पूछा। हाँ मेरे प्यारे बेटे, दादी बुदबुदाई। उसने दादी को एक संतरा दिया। खा लो इसे, इसके विटामिनों से तुम्हारा दर्द दूर हो जाएगा, उसने कहा। दादी मुस्कुराई। तुम ही खा लो इसे बेटा, उन्होंने जवाब दिया। संतरों से मुझे कुछ फायदा ना होगा, मुझे चाहिए सूरज की धूप, पर यह सूरज मुझे परेशान करने के लिए बार बार बादलों के पीछे छिप जाता है। नन्हे आर्थर को बादलों पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने कुत्ते कोटो को पलंग के नीचे से बुलाया, फिर अपनी पॉप गन, खिलौने वाली बंदूक उठाई और बालकनी में चला गया। उसने पिल्ले से कहा, तुम बादलों पर जोर से भौंको और मैं उन पर अपनी बंदूक से गोली चलाता हूं। कोटो 2-4 बार भौंका, परंतु बहुत जोर से नहीं। दरअसल वो समझा कि आर्थर उसके साथ खेलना चाहता है, इसलिए वो खुशी में भौंका था। उसकी भौंक में कोई दम ना था। ऐसी भौंक से भला काला बादल कैसे डरता? सच तो यह था कि आर्थर को पिल्ले की भौंक सुनाई नहीं पड़ी। वो अपनी बंदूक को बादलों की ओर ताने उन पर गोलियां बरसाने में बहुत व्यस्त था। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था और वो चीख रहा था, भागो बादलों भागो, तुम क्यों सूरज को छिपाना चाहते हो? अब झेलो गोली, डिशुम डिशुम, धाएं धाएं। और वो तब तक गोली चलाता रहा जब तक उसका मुंह धाएं धाएं चीखते चीखते थक नहीं गया। तब तक बादल कुछ थोड़ा सा घबरा गए थे और बारिश बंद हो गई थी, परंतु सूरज अभी तक पूरी तरह नहीं निकला था। ये शायद इसलिए है क्योंकि मेरी बंदूक इतनी छोटी है, उसने सोचा। अगर आर्थर के पास उसके दोस्त रचिक जितनी बड़ी बंदूक होती तो बस एक ही धाए में सारे बादल कटकर बिखर जाते। परंतु आर्थर के पास बड़ी बंदूक नहीं थी और उसका दोस्त रचिक बहुत दूर रहता था। आर्थर बेचारा अब क्या करता? आर्थर दुखी दुखी अंदर के कमरे में गया और दादी के पास जाकर बैठ गया। दादी, क्या तुम मुझे सुन रही हो दादी? उसने पूछा। अब क्या हुआ बेटा? दादी बोली। मैं बादलों को थोड़ा बहुत ही डरा पाया। बारिश तो रुक गई, परंतु सूरज अभी भी छिपा है। देखो, मेरे पास बड़ी बंदूक तो है नहीं और बादलों को मेरी छोटी बंदूक से कोई खास डर नहीं लगता। दादी मुस्कुराई। मेरे बेटे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने कहा। तुमने बारिश को तो डरा कर रुका दिया और उसी से मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर हो गई है। मेरे पैर का दर्द तो अब महसूस ही नहीं हो रहा है। मैं तुम्हारे पिता से कहूंगी कि वे तुम्हारे लिए भी एक बड़ी बंदूक ले आए, तब तुम इन सारे बादलों को भगा देना। दादी, क्या तुम्हें अब सचमुच अच्छा लग रहा है?
उसने दोबारा पूछा। मैं अब पहले से कहीं बेहतर महसूस कर रही हूं। मेरा आधा दर्द तो रफू चक्कर हो गया है। दादी, आर्थर ने एकदम संभलते हुए कहा, अब मुझे समझ में आया कि हमें क्या करना चाहिए। अब मैं तुम्हारा बचा हुआ दर्द भी भगा दूंगा। तुम बड़ी बंदूक के बिना कैसे करोगे? दादी ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम देख लेना, मैं उसे भगा कर ही मानूंगा। मां, मां, क्या तुम मेरी आवाज सुन रही हो मां? क्या बात है बेटा? मां ने रसोई में से पूछा। मुझे कुछ कागज चाहिए, उसने कहा। पिताजी की मेज पर से ले लो, मां ने कहा। पिताजी की मेज पर तरह तरह के कागजों का एक ढेर था। पहले आर्थर ने एक साफ और मोटा सा कागज चुना। फिर उसने मोटी लाल पेंसिल उठाई। उसने अब कागज को फर्श पर रखा और पेट के बल लेटकर चित्र बनाने लगा। वो चित्र बनाने में इतना मशगूल था कि उसको इस बात का पता भी ना चला कि उसकी जीभ मुंह से बाहर निकली थी। उसने एक लाल सुर्ख सूरज बनाया। इतना प्यारा सूरज कि उसकी तेज गर्मी से आर्थर के मुंह से पसीना छूटने लगा। अंत में सूरज तैयार हो गया। आर्थर ने अपने पिल्ले कोटे को भगा दिया कि कहीं वो अपने गंदे पंजों को सूरज पर न रख दे। फिर वो अपने सूरज को दादी के पास ले गया। दादी, क्या तुम मुझे सुन रही हो दादी? उसने पूछा। क्या बेटा? दादी बुदबुदाई। देखो, मैंने तुम्हारे लिए सूरज बनाया है। दादी ने सूरज देखा और मुस्कुराई। कितना प्यारा लाल सा सूरज बनाया है तुमने, दादी ने खिलखिलाते हुए कहा। और कितना गर्म है ये सूरज। लाओ, मैं इसे अपने दर्द करते पैर के पास रखती हूं। दादी ने सूरज को अपने दर्द करते पैर से सटाकर रख दिया। अरे, इस सूरज ने तो कमाल ही कर दिया। क्या तुम्हें पता है कि मेरे पैर का दर्द अब पूरी तरह से गायब हो गया है? और किसने दादी को ठीक किया? आर्थर ने। दादी ने अपने पोते को गले लगा लिया। फिर उन्होंने उसे चूमा। फिर वो मुस्कुराई और दोबारा उन्होंने आर्थर को चूमा। वो मुस्कुराती रही और आर्थर को तब तक चूमती रही जब तक उन्हें नींद नहीं आ गई। और फिर आर्थर के सूरज को अपने पैर पर रखकर सो गई। शाम तक दादी के पैर का दर्द एकदम रफू चक्कर हो चुका था। ये बात सच है कि अब तक आर्थर का बनाया सूरज खाट से नीचे गिर चुका था और कोटो पिल्ले के गंदे पंजों के दर्जनों निशान अब तक सूरज पर छप चुके थे। परंतु दादी अब बिल्कुल भली चंगी थी। उस रात पिताजी ने दादी से उनकी तबीयत के बारे में पूछा। अब मैं बिल्कुल ठीक हूं, दादी बोली। आर्थर के सूरज ने मुझे ठीक कर दिया। पिताजी के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, परंतु दादी ने उन्हें सब कुछ समझा दिया। आर्थर ने खुशी से अपनी नाक खुजलाई। आर्थर के साथ हमेशा ऐसा ही होता था। जब कभी वो थोड़ा भी उत्साहित होता या रोने लगता तो हमेशा उसकी नाक में खुजली होती। आज आर्थर अपने आप से बेहद खुश था। उसके अच्छे व्यवहार को देख पिताजी ने कहा कि अन्य बच्चों को आर्थर के उदाहरण से सीखना चाहिए और फिर वो पलंग पर सोने चले गए। आर्थर का सूरज फर्श पर पड़ा था और उस सूरज के ऊपर उसका पिल्ला कोटो अपना पेट पसारे सो रहा था। आर्थर उस पर चिल्लाया, उस पर से उठो कोटो, तुम सूरज के ऊपर कैसे सो सकते हो? तुम्हारा पेट जल जाएगा। चलो उठो। ये थी कहानी नन्हे आर्थर का सूरज। कहानी के लेखक है जैक गुलनज़रायन। कहानी का एडेप्टेशन किया है अरविंद गुप्ता ने। यह कहानी भारत ज्ञान विज्ञान समिति से छपी थी और इस कहानी को आवाज दी है अनुरंजन ने। शुक्रिया।